ये कहानी हमें अमरोहा से एक भाभी ने भेजी है। उनका कहना है कि अमरोहा को आज के दौर में कौन नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जिसकी चर्चा शायद देश और विदेश में भी है। हाँ जी, इसी गांव की शबनम है जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर एक साथ अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। आज मैं उसी गांव से ये कहानी आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। शायद हर घर में ऐसी समस्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी कहानी कुछ अलग है। हमारा घर खुशियों से भरा हुआ था। मेरी सास एक बहुत अच्छी औरत हैं। हम 3 देवरानी जेठानी हैं और मेरी ननद जो है वो इकलौती है, और हमारे घर में सिर्फ मेरी नंद का ही राज है। चलिए ये कहानी हम उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। मेरे पैदा होने की खुशी मेरे माँ बाप ने बड़ी धूमधाम से मनाई, क्योंकि मैं अपने 4 भाइयों के बाद पैदा हुई थी। मेरे माँ बाप की बहुत इच्छा थी कि उनके यहाँ बेटी पैदा हो, मगर हर बार उनके यहाँ बेटा पैदा हो जाता। उनकी बेटी पैदा होने का सपना पूरा ही नहीं हो पा रहा था। तीसरे बेटे की पैदाइश पर डॉक्टर ने मम्मी को कहा था अब वह कभी भी माँ नहीं बन सकेंगी, क्योंकि इस बार वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। ये बात सुनकर मम्मी बहुत ज़्यादा रोई थी, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनकी एक बेटी ज़रूर हो। लेकिन मेरे माँ बाप हर पूजा आराधना में भगवान से प्रार्थना करते थे उनके घर में लक्ष्मी के रूप में बेटी आए। फिर एक दिन मेरी माँ की ये सारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई। मम्मी 5वीं बार प्रेग्नेंट हो गई। इस बार तो उनको बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि उनके यहाँ बेटी ही पैदा हो। इस बार उन्होंने बहुत से गुरुजी के पास हाजिरी दी थी और पूरे 9 महीने बस यही प्रार्थना करती रहीं कि लक्ष्मी के रूप में उनकी बेटी पैदा हो। आखिरकार 9 महीना के कठिन इंतजार के बाद जब मैं पैदा हुई तो पूरे परिवार में खुशियाँ मनाई गई। पूरे खानदान में मिठाई बांटी गई और मेरे पैदा होने की ढेरों खुशियाँ मनाई गई। सभी इस बात पर हैरान थे, बेटी पैदा होने से इस तरह खुशी कौन मनाता है। मगर मेरे माँ बाप ने सबकी बातों को नज़रअंदाज किया। मेरे पैदा होने की खुशियाँ मनाने में मगन थे। उन्हें किसी के बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन लोगों को तो बस इतना पता था कि उनके घर एक नन्ही गुड़िया आई है और उस गुड़िया के पैदा होने की खुशी मनानी है। मेरे चारों भाई मुझे हर वक्त गोद में ही उठाकर रखते थे। उन चारों का बस नहीं चल रहा था कि मुझे अपनी पलकों पर बिठा लेते। मैं जरा सी भी रोती तो सभी की जान पर बनाती। मुझे नहीं याद कभी मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोने की ज़रूरत पड़ी हो। मेरी हर ज़रूरत मेरे मुंह से निकलने से पहले पूरी की जाती थी। मुझे किसी चीज़ के लिए भी इंतज़ार नहीं करनी पड़ती थी। बचपन में मेरे पास हर तरह के खिलौने मौजूद थे। शायद इतने ज़्यादा खिलौने कभी किसी बच्चे के पास मौजूद ना हो। मेरे पापा और चारों भाई मुझे रोज़ ही किसी न किसी चीज़ से सरप्राइज़ करते रहते थे। मेरा पूरा बचपन बहुत ज़्यादा खूबसूरती में गुजरा था। मेरा बचपन ऐसा था जिसे देखकर लोगों को गुमान हो। घर में सभी लोग मुझे बहुत प्यार से मोहब्बत से पेश आते थे। मुझे इस बारे में कभी याद नहीं कि मेरे मम्मी पापा चारों भाइयों में से किसी ने भी मुझ पर गुस्सा किया हो, बल्कि हर कोई मुझसे बहुत प्यार करता और मोहब्बत से पेश आता। सब ने ही मुझे अपने पलकों पर बिठाकर रखा हुआ था। मेरी मम्मी रोज ही मेरे लिए अलग से मेरा मनपसंद खाना बनाती थी, और जब तक मैं खाना नहीं खा लेती थी मेरे माँ बाप के हलक से खाना बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरता था। दोनों ही इसी इंतज़ार में बैठे रहते थे जब मैं खाना खा लेती तो उसके बाद ही वे लोग खाना खाएंगे। और मैं भी कुछ भी खाने में हज़ारों नखरे करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे नखरे उठाने वाले मौजूद हैं, बल्कि ये लोग मेरे नखरे बहुत ही खुशी और शौक़ से उठाएंगे। मैंने कभी भी अपने सिवा और किसी का भी नहीं सोचा था। मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी मेरे नखरे और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। मुझे अपनी जगह और बातें मनवाने की आदत पड़ चुकी थी। अब मम्मी भी पापा को रोकने लगी थी कि मैं बड़ी हो रही हूँ, क्यों मेरी हर जिद को पूरी की जा रही है। मगर इस मामले में पापा मम्मी को एक भी न सुनते थे, बल्कि मम्मी को चुप करवा दिया करते थे। वह उनकी बेटी के मामले में कुछ न बोले। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी मम्मी की परेशानियां बढ़ती जा रही थी और वो मेरी हरकतों पर मुझे और ज़्यादा रोकने टोकने लगी थी। मगर मैं उनकी एक ना सुनती थी और हर काम अपनी मर्जी से करती थी। मुझ में बहुत सारी बुरी आदतें आ गई थी और आलसपन तो सबसे ज़्यादा था। अगर मम्मी मेरे किसी बात से मना कर देती हैं तो मैं जल्दी से ही अपने पापा से शिकायत लगा देती, और वो मेरी हर ख्वाहिश उसी वक्त पूरी कर दिया करते थे। और इस बात पर मम्मी ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, क्योंकि मम्मी बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर लड़कियों को वक्त पर लगाम नहीं डाली जाए तो लड़कियां बदतमीज और खुदगर्ज हो जाती हैं, और यही बात लड़कियों की बर्बादी का कारण भी बनती है। मेरे आने वाले कल से मम्मी बहुत ज़्यादा डरा करती थी, और अब मैं बड़ी हो गई थी। अपनी मम्मी की एक बात भी नहीं सुनती थी। मेरी मम्मी मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश करती तो मैं उनकी बात को एक कान से सुनकर
दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। उनकी किसी भी बात का मुझ पर कोई असर ही नहीं होता था, बल्कि मुझे अपनी मम्मी की बातें बोझ लगती थी। अगर मम्मी मुझे कभी कोई नसीहत करने लगती तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। अगर सुन भी लेती तो उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं किसी से भी कोई बदतमीजी करूंगी तो मुझे कुछ भी कोई कहने वाला तो है नहीं। जब भी इस तरह कुछ करती तो मम्मी के रोकने पर भी उससे भी बदतमीजी करने लगती थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं अब घर का काम काज सीख जाऊं, मगर घर का कोई भी काम करते मुझे मौत आती थी। मैं सारा दिन अपने बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मैं पढ़ाई भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी ये सोच भी थी कि मैं इस कदर अपने घर वालों की लाडली हूँ तो मुझे इस तरह मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। जब हर चीज़ मेरे हाथों में लाकर मुझे थमा दी जाती है तो मैं क्यों खुद की जान को जोखिम में डालूं। इसी वजह से मैंने पढ़ाई भी तो नहीं की थी, बस इतना ही पढ़ लेती थी कि मैं पास हो जाऊं। इससे ज़्यादा पढ़ने लिखने की मुझ में लगन भी तो नहीं थी, बल्कि पढ़ाई को भी मैं बोझ समझा करती थी। मेरी मम्मी ने लाख कोशिश की और चाहा कि मैं पढ़ाई कर लूं, मगर मैंने उनके सारे सपने को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, बल्कि मुझे अपना आराम ज़्यादा प्यारा था। मैं अपने इकलौते होने का हद से ज़्यादा फ़ायदा उठाया करती थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरी गलतियों पर भी घर में मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, और अगर माँ ने कभी कुछ कहने की कोशिश भी करेगी तो पापा उन्हें जल्दी से रोक देंगे और मुझे मम्मी के डांट से बचा लेंगे। मम्मी पापा को लाख समझाती कि लड़की जात है, कल को इसने पराए घर भी तो जाना है, वहाँ भी मुझे बहुत परेशानी होगी, मगर पापा पर मम्मी की बातों का कोई असर नहीं होता था। वह मुझे इस तरह लाडो प्यार में रखते थे कि सारे परिवार में लड़कियां मुझे देखकर चिढ़ती थीं और मुझे देखकर ये कहती कि काश हमारे माँ बाप भी हमें तुम्हारे माँ बाप जितना ही प्यार करें। और उनकी बात सुनकर मैं जल्दी उन पर हंस दिया करती थी। मैं इकलौती लाडली होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी और मुझे अपनी खूबसूरती पर नाज भी था, इसलिए मैं अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। मेरे अंदर गुरूर कूट कूट कर भरा हुआ था और मैं अपने सिवा किसी और को अहमियत नहीं देती थी, और यही बात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी और भूल साबित होने वाली थी। कई जगहों से मेरे लिए कई रिश्ते आए थे, मगर कोई भी रिश्ता मेरे घर वालों और मेरे प्यार पर पूरा नहीं उतर रहा था, इसलिए अब वो सभी रिश्ते को मना करते जा रहे थे। मेरे पापा चाहते थे किसी अमीर घराने में मेरी शादी हो, ताकि मुझे शादी के बाद किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अब वह भी जानते थे कि उन्होंने मुझे किस तरह नाजों में पाला था। मैं जरा सी भी वक्त की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए वो मेरी शादी करने के मामले में बहुत ज़्यादा छानबीन से काम ले रहे थे। उन्होंने वैसे सभी रिश्तों को मना कर दिया था, क्योंकि कोई भी रिश्ता उनके हिसाब से नहीं था। पापा के एक दूर के दोस्त के तरफ से मेरा रिश्ता आया। अब उन्होंने हर बार की तरह इस रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा छानबीन की और आखिरकार ये रिश्ता मेरे पापा के दिल को भा गया। जब वो लड़के से मिलने पहुंचे तो उन्हें लड़का भी बहुत अच्छा लगा। बस फिर पापा ने उन लोगों को मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी और जल्दी मेरी मंगनी कर दी गई। मैं भी अपने माँ बाप की रजामंदी ली थी, क्योंकि मेरी अपनी कोई पसंद नहीं थी, क्योंकि आज तक मेरे नज़र में मेरे हिसाब से कोई भी पूरा नहीं उतर रहा था। इसी वजह से मैंने अपनी रजामंदी पापा के फैसले पर दे दी थी, और अब इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनकी बेटी उनकी पसंद में ही खुश है। घर में मेरी शादी की तैयारी होने लगी। मेरे दहेज के लिए हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा कीमती और महंगी ली जा रही थी। मेरे कपड़ों पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए थे। मेरे दहेज में बहुत सी ऑटोमेटिक चीज़ें शामिल थी, बल्कि ज़िंदगी गुजारने के लिए हर सुख सुविधा दी गई थी। मेरा दहेज करोड़ों में पहुंच गया था और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं की गई थी। मैं भी अपनी शादी में खुश थी और बहुत दिल लगाकर सारी तैयारी कर रही थी। मेरी मम्मी ने मुझे लाख समझाने की कोशिश की मैं शादी से पहले घर के कुछ काम सीख लूं, मगर हर बार की तरह मैंने उनकी इस बात को भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि मुझे घर के कामों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मैं सीखना चाहती थी। आखिरकार मेरी शादी का दिन भी आ गया और मैं दुल्हन बनकर तैयार हो गई। दुल्हन बनकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जो देखता वही तारीफ करना नहीं भूलता। इसी तरह मेरी विदाई कर दी गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। शादी का शुरू का दिन और शुरू का महीना बहुत ही ज़्यादा सुकून और खुशियों भरा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं एक जन्नत से निकलकर दूसरे जन्नत में आ गई हूँ। मेरे पति भी मेरे पापा की तरह ही थे, मेरे नखरे उठा रहे थे। शादी का एक महीना कैसे पलक झपकते बीत गया कुछ पता ही नहीं चल सका। मेरी 3 नंदे थी और मेरा पति इस घर का इकलौता चिराग था।
मेरी तीनों नंदें शादीशुदा थीं और अपने अपने घरों में खुश थीं। शादी के 1 महीने के बाद मेरी सास ने घर के कामों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी, तो उनकी ये बात सुनकर मैं बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि आज से पहले मैंने घर के काम कभी भी नहीं किए थे और ना ही मुझे घर का कोई काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस था। घर में हम सिर्फ 3 लोग ही थे और 3 लोगों का काम भी मुझे बहुत भारी महसूस होता था। मेरी सास के जोड़ों में हर वक्त दर्द रहता था और वे ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकती थी और ना ही घर का कोई काम कर सकती थी। जभी तो उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी थी। मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना ही मैं खाना बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ मना कर दिया, मैं किचन में काम नहीं करूंगी। उस पर मेरे पति ने पहली बार मुझे डांट कर घर के काम मेरी जिम्मेदारी पर लगा दी। उनकी मम्मी की हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वे खड़े होकर घर के काम कर सके। इस बात पर मेरे और मेरे पति के बीच लड़ाई हो गई और मैं अपने पति से शादी के 1 महीने के बाद ही नाराज होकर अपने घर आ गई और घर आकर अपने पापा और भाइयों को अपने ऊपर होने वाली सारी दास्तान सुनाई थी। ये सब सुनकर मेरे पापा को गुस्सा आ गया कि कोई कैसे उनकी बेटी से ज़बरदस्ती काम करवा सकता है। मगर मेरी माँ ने पापा से यही कहा कि अब मेरी ही जिम्मेदारी है घर संभालना। मगर पापा ने उनकी एक बात ना सुनी और मुझे 1 महीने तक अपने घर नहीं जाने दिया और ना ही मैं वहाँ जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे यहाँ अपने बाप के घर में बहुत ज़्यादा आराम था और इस आराम को छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। आखिरकार 1 महीने बाद मेरे पति मेरे सामने झुके और मुझे मनाकर घर लाए। अब इस बात पर मैं और ज़्यादा शेरनी बन गई। अब मैं घर के किसी काम को भी हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि अपनी सास पर हर वक्त हुक्म चलाती रहती। मेरी नंद अगर कभी अपनी मम्मी से मिलने अपने मायके आ जाती तो मुझे उनका आना भी ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर में कोई भी आए। मैंने अब साफ साफ नंदों को घर आने से मना कर दिया। इस बात पर मेरे पति ने मुझे बुरी तरह झाड़ दिया कि मैंने क्यों उनकी बहनों को घर में आने से मना किया। इस बात पर मेरी और मेरे पति की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और मैंने अपने पति को बताए बगैर अपने माँ के घर आ गई। और इस बार भी मेरा वापस जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मेरे पति ने मुझे इस बार भी बहुत मनाने की कोशिश की, मगर मैं उनके सामने यही शर्त रख दी कि उनकी बहनें इस घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। बल्कि मेरे पति इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उनका कहना था उनका बाप नहीं है, अब मैं ही उनका भाई उनके बाप की जगह हूँ। मगर मुझे उनकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और ना ही मैं समझना चाहती थी। मेरी खुदगर्जी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैं यही समझ रही थी कि मैं जो भी चाहती हूँ वो करवा सकती हूँ। हर बार मेरे पति मुझे मनाकर घर ले आते हैं। इस तरह मेरी खुदगर्जी और ज़्यादा बढ़ गई थी और मैं खुद को कोई बड़ी तोप समझने लगी थी। मैं अब अपने सास से भी हर वक्त बदतमीजी से पेश आती थी। मैं उन्हें अपना गुलाम समझने लगी थी। मैं समझती थी मैं जो भी चाहूँ करवा सकती हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं अपने पति के सामने तो सास से बहुत ज़्यादा इज्जत से पेश आती थी, मगर उनके पीठ के पीछे सास से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करती थी। और मेरी सास भी अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहती थी। वह भी यही चाहती थी कि उनके बेटे का घर बसा रहे, क्योंकि उनका बेटा मेरे साथ रहना चाहता था। मगर मैं जानती थी उनका बेटा कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं उसकी माँ से इस तरह बदतमीजी करती हूँ। मेरा शब्द उनके साथ बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा बुरा होता था। मैं अपने पति के ना रहते हुए अपनी सास से पूरे घर का काम करवाया करती थी। इसी तरह मेरी शादी को 2 साल का वक्त बीत चुका था। इन 2 सालों में मैंने कभी भी उठकर अपने पति को पानी तक नहीं पिलाया था। मेरा पति भी मेरी इन हरकतों से परेशान हो चुका था, मगर मैं उसकी एक बात भी नहीं सुनती थी, बल्कि जो भी दिल में आता वही करती थी। मेरे पति काम पर सुबह चले जाते थे, जबकि दोपहर में मैं उठती थी। मैंने उन्हें आज तक उठकर नाश्ता भी नहीं दिया था। वे अक्सर खाली पेट ही काम पर चले जाया करते थे और मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था। मेरी सास ही उठकर उन्हें नाश्ता बनाकर देती थी। मेरे पति ने मुझे जिंदगी का हर सुख आराम दिया था। जितने ज़्यादा ऐशो आराम से मैं अपने मायके में थी, उससे कहीं ज़्यादा ऐशो आराम से मैं अपने ससुराल में रहा करती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर मैं हद से ज़्यादा बुरी साबित हो रही थी। अपने पति से लड़ना झगड़ना मैंने अपना काम बना लिया था और अब तो अपने पति के सामने ही अपनी जुबान चलाना शुरू कर दी थी। मेरे पति मुझे इस बात पर रोकते तो मैं उनसे भी बदतमीजी करने लग जाती थी। मेरी सास मेरी बदतमीजी बहुत बर्दाश्त कर रही थी और जितना ज़्यादा वो बर्दाश्त कर रही थी, मैं उनके सर पर चढ़कर नाच रही थी और इस बात का मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं था, बल्कि इस बात को मैं अपना हक समझती थी। उन्हीं दिनों मेरे घर में मेरे दोनों बड़े भाइयों की शादी थी।
मैं अपने मायके रहने आ चुकी थी और अपने पति से कह रही थी कि मैं 1 महीने से पहले वापस नहीं आऊँगी। इस बात पर भी मेरे पति ने मुझे कुछ नहीं कहा और मैं अपना सारा सामान लपेटकर अपने घर आ गई। यहाँ आकर भी मैंने अपने पति और सास का हालचाल नहीं पूछा। मेरे पति ने मुझे फ़ोन करके भी कहा कि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब तो शादी बीत गई है, तुम घर आ जाओ। मगर मैंने घर आने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि अभी मेरा अपने मायके से ही दिल नहीं भरा था, बल्कि यूँ कहना चाहिए था कि अभी मैं अपनी भाभीयों के रंग ढंग देखना चाहती थी और अपने भाइयों को उनके खिलाफ भड़काना चाहती थी। मगर मेरे पति मुझे हर दिन ही फ़ोन करके इस बात पर जोर दे रहे थे कि मैं वापस घर आऊँ, और उनकी बात सुनकर मैं झुंझलाहट का शिकार हो जाती थी। जब मेरे पति ने मुझ पर इस बात के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया कि मैं घर वापस आऊं, तो मैंने गुस्से में घर वापस चली गई। मेरे पति का यही कहना था कि उनकी मम्मी बिस्तर से लग चुकी हैं, पूरा घर यूं बिखरा पड़ा है। जब मैं घर पहुंची तो सच में मेरी सास बिस्तर से लगी हुई थी। उन्हें देखकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि एक तो मुझे उनकी वजह से वापस घर आना पड़ा था, ऊपर से घर के सारे कामों की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई थी। इस बात में मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा कर दी थी। अब मुझे अपनी बूढ़ी सास का भी ख्याल रखना था और ये सब कुछ मेरे बस में नहीं था। एक दिन मेरे पति काम पर गए और मैं दोपहर के 2 बजे अपनी नींद पूरी करके उठी थी। मेरे पति तो मुझे उठाकर गुस्से में भूखे ही काम पर जा चुके थे, मगर मुझे इस बात का भी एहसास नहीं था कि घर में मेरी बूढ़ी माँ मौजूद है। वे कल रात से भूखी थी और मैंने उनको खाने के लिए भी कुछ ना दिया था और ना पूछा था। मेरी सास बार बार मुझे आवाज़ दे रही थी कि मैं उन्हें खाने के लिए कुछ दे दूं, मगर मैं उनकी सारी आवाज़ों को अनसुना कर रही थी। इतने में मेरी सास उठकर कमरे से बाहर आ गई और मुझसे खाना मांगने लगी। मैं उस वक्त सोकर उठी थी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो रही थी, तो मैं उल्टा उनसे ही लड़ने लगी। मेरी सास मेरी बातें सुनकर रोने लगी थी। इतने में वो खुद ही खाना निकालने किचन में जाने लगी, तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और उनका हाथ पकड़कर उन्हें धक्का दे दिया। इत्तेफाक से उस वक्त मेरे पति घर में दाखिल हो गए और उन्होंने मुझे अपनी माँ को धक्का देते हुए देख लिया था। वह बिल्कुल ही गुस्से में आ गए और मुझे बुरा भला कहने लगे। जब उन्होंने मुझे बुरा भला कहा तो मैं भी उनसे लड़ने लगी और घर की चीज़ें उठा उठा कर फेंकने लगी। मैं गुस्से में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। लड़ते लड़ते हमारी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मैं अपने पति से डिवोर्स मांगने लगी। वो पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि मैं उनके सामने से चली जाऊं, मगर मैं उनके सामने शेरनी बनकर खड़ी थी। उनसे बार बार कह रही थी कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मुझे अभी के अभी डिवोर्स चाहिए, और इसी गुस्से में उनका कॉलर पकड़ लिया। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और मुझे बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, ठीक है, तुझे डिवोर्स चाहिए तो फिर कोर्ट में मिलते हैं। और मैं अपने पति का ये गुस्सा देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। आज से पहले उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था और उसने मुझे घर से कुछ भी लेने ना दिया और मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। वह तो मुझे बहुत प्यार करता था, मगर इस सब में गलती भी मेरी ही थी। मैंने उसके गिरेबान में हाथ डाला था और यही बात वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका था। भले ही वो मुझे जितनी भी मोहब्बत करते थे, मर्दों में गुरूर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और अब तो बात उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की थी। मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी थी, क्योंकि पल भर में ही मेरा हंसता बसता घर उजड़ चुका था, जिसकी मैं खुद जिम्मेदार थी। मुझे अपने चारों तरफ दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपनी बर्बादी पर चीख चीख कर रोऊं। मैंने उसी वक्त अपने पापा को फ़ोन करके बुला लिया था। मेरे सारे घर वाले 1 घंटे का सफ़र 15 मिनट में तय करके मेरे घर मौजूद थे, क्योंकि मैं उन्हें फ़ोन करके बस रोए जा रही थी। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था और वे लोग इस बात को लेकर हद से ज़्यादा परेशान हो गए थे और मेरे फ़ोन करने पर कुछ देर में मेरे घर में मौजूद थे। मैं अपने पापा को देखकर उनके गले लगकर फूट फूट कर रोए जा रही थी। मेरे पति भी अपनी जगह परेशान खड़े थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, मगर आज ये अनहोनी हो गई थी। आज मेरे पति मुझे डिवोर्स देने पर मजबूर हो गए थे और ये मेरा ही फैसला था। मेरे माँ बाप भी मेरी ऐसी बातों को सुनकर बहुत परेशान थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का घर यूं लूटता हुआ कैसे देख सकते थे। मेरे माँ बाप भी इस सदमे से नहीं निकल पा रहे थे। मेरे चारों भाई गुस्से में आ गए थे। दोनों छोटे भाई तो मेरे पति का गिरेबान पकड़कर मारने की कोशिश कर रहे थे, मगर मेरे बड़े भाई का दिमाग ठंडा था और वह इन सब लड़ाई झगड़े से दूर भागते थे। उन्होंने ही दोनों भाइयों को कोई हंगामा करने से रोका और चुपचाप मुझे लेकर अपने साथ वापस घर आ गए। मैं बस रोए जा रही थी।
इसके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मेरे सामने बस ये था कि मेरा हंसता खेलता घर एक पल में ही उजड़ गया था। बस मेरी जुबान और बदतमीजी की वजह से आज मुझे अपनी मम्मी की दी गई सारी नसीहतें याद आ रही थी, जो वो मेरे भले के लिए कहती थी और मैं उनका कहना जरा भी नहीं मानती थी। आज मुझे हर तरह अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, मगर अब पछताने से भी कुछ हासिल नहीं था। मैं अपने माँ बाप के घर आ गई थी। हमने अपनी तरफ से कुछ भी पहल नहीं किया था। यूं ही मैं चुपचाप अपने घर बैठी रही। मेरे पति ने अब की बार मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं की और ना ही वो मेरे घर आए, क्योंकि वह भी लड़ाई झगड़े से दूर भागने वाले इंसान थे। हमने भी कोई केस मुकदमा नहीं किया, मगर वो बहुत ही भले इंसान थे। अब इस बात का एहसास मुझे हो रहा था, मगर अब सिवाय पछताने का और हाथ मलने के मेरे पास कुछ भी रास्ता नहीं था। मैं अपने घर आकर और ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे हर वक्त अपनी किस्मत पर अफसोस होता रहता था और मैं बस बैठी ही अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। मैं अपने दोनों भाभीियों के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगी थी और उन दोनों की बात पर बेइज्जती करना मैं अपना गर्व समझती थी। वह दोनों चुपचाप मेरी सारी बदतमीजी बर्दाश्त करती रहती थी, मगर मुझे पलटकर एक शब्द भी नहीं कहती थी। होना तो चाहिए था कि पति के छोड़ने के बाद मुझे अकल आ जाती, मगर मैं और भी ज़्यादा बदतमीज हो गई। इस बात का बदला अब मैं घर में सबसे लेने लगी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं पूरे घर में आग लगा दूं। जिस आग में मैं जल रही थी उसी में सबको जलाकर भस्म करना चाहती थी, मगर ये बात मेरे बस में नहीं थी। इसलिए मैंने इस तरह से सबका जीना हराम कर दिया था। मुझे भाभीियों को अपने भाई के साथ देखकर बहुत जलन महसूस होती थी। मैं उन लोगों को एक साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। उन लोगों को खुश देखकर मेरा दिल हर वक्त जलता रहता था। जैसा आग मेरी जिंदगी में लग चुकी थी, वही आग मैं सबकी जिंदगी में लगाना चाहती थी। मेरे भाई भी ये सब कुछ देख रहे थे, मगर इस मामले में बिल्कुल चुप थे और मुझे एक शब्द भी नहीं कहते थे। इस सब बात से मुझे और ज़्यादा साहस मिलती थी। अब मैंने दोनों भाभीियों की ज़िंदगी दुश्वार कर दी थी। मेरी मम्मी मुझे दोनों भाभीियों को तंग करने से रोकती थी। मैं अपनी मम्मी से भी लड़ने लग जाती थी और उन्हें भी खूब बुरा भला कहती थी। वह मुझे जितना समझाती मैं उतना ही भाभीियों से बुरी होती जा रही थी। मुझे अब सभी लोग अपनी बर्बादी के जिम्मेदार नजर आने लगे थे। अपने भाइयों को उनकी पत्नियों के साथ खुशी जिंदगी बिताते देखकर मैं जलन के आग में जल रही थी। मुझे किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था और अपनी बर्बादी का गुस्सा मैं घर के सब लोगों पर बराबर निकाल रही थी, मगर फिर भी मुझे एक पल के लिए भी चैन नसीब नहीं हो पा रहा था। मैं बराबर बेचैन ही थी। मेरी बड़ी भाभी तो मेरे हर बदतमीजी को चुप से बर्दाश्त करके नज़रअंदाज कर देती थी और मुझे पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी, मगर अब मेरी छोटी भाभी मेरी बदतमीजी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं भी तो उन्हें परेशान करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती और अब मेरी ये हरकतें उनके बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी। अब उन्हें मुझे पलटकर जवाब देना भी शुरू कर दिया था और यही बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। अब उनको सबके सामने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरा भाई भी मेरी भाभी की बिल्कुल तरफदारी नहीं करते थे, बल्कि भाभी को ही चुप करवा देते थे और मुझे एक शब्द भी नहीं कहते थे। एक बार खाना बनाने में भाभी से नमक ज़्यादा हो गया तो मैंने उनके सामने खाने की पूरी डिश पलट दी थी और अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा और उन्हें बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। ये सब सुनकर मेरी भाभी रोने लगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई, मगर इस पर भी मुझे सब्र नहीं आया। जब भाई घर आए मैंने भाई को एक में चार लगाकर सुनाई और साथ ये भी कहा, भाभी ने आज मुझे बातें सुनाई हैं और मुझे डिवोर्स का भी ताना दिया। ये सब सुनकर भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह गुस्से से कमरे में गए और भाई और भाभी की लड़ाई शुरू हो गई। मुझे उनकी लड़ाई की आवाज़ सुनकर बड़ा सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जलते दिल को बहुत सुकून मिल रहा हो। मेरी मम्मी ने जब ये सब देखा तो मुझे बहुत बातें सुनाई। मैं क्यों उनके बेटों की ज़िंदगी में आग लगा रही हूँ। मुझे अपनी ही माँ के मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई कि एक माँ होकर वह कैसे अपनी बहू की तरफदारी कर सकती हैं। मेरी ये सोच भी, वो मेरी माँ है तो उन्हें हर हाल में मेरी ही तरफदारी करनी चाहिए, मगर यहाँ तो मेरी मम्मी अपनी बहू की तरफदारी कर रही थी। उस दिन पहली बार भाई और भाभी के बीच लड़ाई हुई थी, वह भी मेरी वजह से, और इस बात की मुझे बेहद खुशी भी थी। मेरे भाई आज भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे आगे किसी को भी नहीं देखते। ये सब देखकर मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला था कि आज भी मायके में मेरी वही हैसियत है और अहमियत है। इसी बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। अब मैं मौका ढूंढने लगी थी कि भाभी मुझे कोई मौका दे और मैं उन दोनों के बीच लड़ाई करवा सकूं।
अब भाभी मेरी बात का हर वक्त पलटकर जवाब देती थी और यही बात मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर थी। बड़ी भाभी मुझे कुछ भी नहीं कहती थी तो मेरी उनसे दुश्मनी जरा कम थी और अब मेरा सारा ध्यान दूसरी भाभी की तरफ था, क्योंकि अब उसमें और मुझ में जंग छिड़ चुकी थी। एक दिन भाभी का कजन हमारे घर शादी का कार्ड देने आया था। मुझे मौका मिल गया था मैं इस बात को लेकर भाई और भाभी के बीच में लड़ाई करवा सकूं। शाम में जब भाई आए तो मैं कमरे से बाहर बैठी थी, उनका इंतज़ार कर रही थी, जबकि भाभी उस वक्त कमरे में थी और उनको कानों कान भी खबर नहीं हुई थी कि मैं किस बात को लेकर भाई को उनके खिलाफ भड़काने वाली हूँ। जब भाई आए तो मैंने उनसे कहा कि मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वो मेरे कमरे में आ जाएं। भाई कुछ ना समझते हुए मेरे कमरे में आ गए तो मैंने उनसे कहा आज भाभी का दोस्त छुपकर हमारे घर आया था और सीधा भाभी के कमरे में चला गया और इस बारे में किसी को भी नहीं पता, जबकि हकीकत ये थी भाभी का दोस्त हमारे घर में अपनी बहन की शादी का कार्ड लेकर आया था और ड्राइंग रूम में मम्मी के पास बैठा था। जबकि भाभी कुछ पल उसके सामने बैठी थी, वह बंदा कुछ भी खाए पिए बगैर मेरे मम्मी के पैर छुए और चला गया। भाभी से उसका सामना बड़ी मुश्किल से कुछ ही देर हुआ होगा, जबकि वो भाभी के कमरे में भी नहीं गया था, मगर मैं भाई को अपनी तरफ से झूठी सच्ची बातें लगा दी। मेरी ये बात सुनकर पल भर में ही भाई के चेहरे का रंग बदल चुका था। मैं समझ गई थी कि मेरी इन बातों ने मेरे भाई के दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया है। मैंने और ज़्यादा तेल मसाला लगाकर भाई का दिमाग घुमा दिया था। माँ ने जब इस बारे में भाभी से पूछा तो भाभी ने उनके साथ भी बहुत बदतमीजी की है, यहाँ तक कि माँ रोने लगी थी। इस बात ने जैसे आग में घी लगाने का काम किया। वह गुस्से से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अभी उन्हें अपने कमरे में गए कुछ ही पल हुए थे कि उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आने लगी। मैंने तो उनके ज़िंदगी में जहर घोलकर अपने कमरे में खुश होकर बैठी थी। एक बार फिर भाभी की ज़िंदगी में आग लगाने में कामयाब रही। मैं अपने गुस्से में भाभी को खुद से जुबान चलाने की इस तरह सजा दी थी, मगर शायद कमरे में दोनों की लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, यहाँ तक कि पूरे घर में मेरे भाई की चीख की आवाज़ गूंज रही थी। मेरी भाभी की बातें सुने बगैर उन पर भाई तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहा था। घर के सभी लोग ये बातें सुन रहे थे। भाभी भी अपने आप में ना रही और वह भी भाई से लड़ने झगड़ने लगी। इस बार इस तरह लड़ाई बढ़ चुकी थी कि मेरे भाई ने भी भाभी को गुस्से में आकर बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और डिवोर्स की धमकी दे दी। जिस तरह मेरे साथ मेरे पति ने किया था उसी तरह मेरे भाई ने भी मेरे भाभी के साथ किया। अचानक ही पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। भाई ने आकर छोटे भाई को बीच में ही पकड़ लिया था, वरना आज शायद घर में क़यामत आ जाती। जब मम्मी ने भाई पर जोर दिया कि बताओ आखिर बात क्या हुई थी, भाई ने मेरी कही सारी बात बता दी। ये सब सुनकर मेरी मम्मी अपना सर पकड़कर बैठ गई। जल्दी से उन्होंने मेरी तरफ देखा। सभी की नज़रें मेरी तरफ थी, मगर अचानक मम्मी ने भाई को थप्पड़ मारा और भाई को सारा सच बता दिया कि मैंने भाई से झूठ बोला। भाभी का दोस्त जरूर आया था, मगर वह छुप कर भाभी के कमरे में नहीं गया था, बल्कि ड्राइंग रूम में माँ के साथ बैठा हुआ था। मम्मी ने यह भी कह दिया तो ये सब कुछ मैंने झूठ बोला है। ये सब सुनकर भाई अपना सर पकड़कर बैठ गए। उन्हें सच बताने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने भाभी की एक ना सुनी थी और भाभी को घर से निकाल बैठे थे। भाभी भी वहीं दरवाजे पर खड़ी थी और मुझे बुरा भला कह रही थी। भाभी ने अपने घर वालों को बुलाया और उनके साथ चली गई। भाई ने उन्हें लाख रोकने की कोशिश की, मगर भाभी ने उनकी एक ना सुनी और अपने घर वालों के साथ चली गई। उनके जाने के बाद भी भाई ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, मगर भाभी ने घर आने की ये शर्त रख दी थी कि पहले मेरी शादी होगी व उसके बाद ही इस घर में आएंगी। मुझे एक बार फिर भाभी की इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, मगर अब तो मेरा भाई ही मुझसे कोई बात नहीं करता था और मम्मी अलग मुझसे नाराज़ थी। मम्मी ने बड़े भाई से कह दिया था कि वे जल्दी ही मेरे और मेरे पति के बीच फैसला करवाएं, मुझे दोबारा अपने घर का करें। मेरे सभी परिवार वाले मेरे पति के घर गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, मगर मैं कभी भी वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी जहाँ पर मेरी बेइज्जती हो चुकी थी। मगर अब की बार मेरी कोई बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, बल्कि अब तो मेरे पापा को भी ये सब कुछ ठीक लग रहा था। उन्होंने भी मम्मी को इस मामले में कुछ भी नहीं कहा और ना ही उन्होंने रोका था। मैंने एक बार फिर घर में तूफान उठा दिया, मगर इस बार मेरी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं था। मैं एकदम से घर में बहुत ही अकेली महसूस कर रही थी। माँ ने मेरा रिश्ता ढूंढने के लिए भाइयों को कह दिया था, पर मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। पर अब की बार तो मेरी किसी ने नहीं सुना था और फौरन से रिश्ता ढूंढा गया। मेरा रिश्ता कराने वाली आंटी आ गई और माँ को एक अच्छे रिश्ते के बारे में बताया।
मम्मी ने बिना कोई छानबीन किए इस रिश्ते पर हामी भर ली। लड़का अमीर था। मैंने भी खुद को समझा लिया था कि चलो लड़का अमीर है, मेरी ज़िंदगी बीत जाएगी। मगर मेरे पहले पति की याद मेरे दिल से नहीं जा रही थी। मम्मी को अपनी बहू को भी तो घर लाना था, इसलिए उन्होंने झटपट मेरी शादी करवा दी। मैं बुझे दिल के साथ अपनी दूसरी शादी पर राजी हुई थी, मगर सबके सामने खुश दिखने का ड्रामा कर रही थी, क्योंकि अब उसके सिवा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मेरी शादी का दिन आ पहुंचा था। मैं दुल्हन बनकर अपने पति के साथ विदा हो गई थी। मेरा पति मुझे अपने घर ले जाने के बजाय मुझे अपने अस्पताल ले गया और वहाँ मुझे एक वार्ड के बेड पर लिटा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उससे कुछ पूछ रही थी तो वो मुझे जवाब ही नहीं दे रहा था। उसने सबसे पहले मेरे साथ सुहागरात मनाई। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मेरे सर पर आसमान जब टूटा जब कुछ देर के बाद डॉक्टरों की टीम कमरे में आई। मैंने अपने पति से पूछा ये सब क्या है, तो उसने मुझे कहा कि वह इंसानों के गुर्दे निकालकर बेचने का काम करता है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे पति के एक इंजेक्शन लगाने पर मुझे बेहोशी आ गई। जब मुझे होश आया तो मैं बहुत तकलीफ में थी। मेरे ही पति ने मेरा गुर्दा निकाल लिया था। अच्छा हुआ कि मेरे पास फ़ोन था। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, उसे अपने ऊपर बीती हुई सारी कहानी सुनाई। ये सुनकर सब दौड़े आए और मुझे अपने साथ ले आए और मेरे पति पर केस कर दिया। मेरा पति पुलिस के हिरासत में था। उस पर बहुत सख्त केस बन चुका था। मेरे भाइयों ने एक बार फिर भाई का फर्ज निभाया था और उससे मेरी डिवोर्स करवाई। मगर उस किस्से के बाद मैं बिल्कुल ही बदल गई थी। मैंने अपने पहले पति को खबर भिजवाई, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। उसने भी खुले दिल से मुझे स्वीकार कर लिया, मुझे दोबारा घर ले आया। मेरे पति को नहीं मालूम था कि मेरी दूसरी शादी हुई है, क्योंकि हमने उसे ये बात छुपा ली थी और वह मुझसे पहले ही बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मेरी माँ ने मेरे पति को ये बताया था कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका एक गुर्दा खराब हो गया था, तो हमें उसका एक गुर्दा निकलवाना पड़ा और ये तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकती। अब आपको जो अच्छा लगे वह करो। मेरा पति मेरी बीमारी का सुनते ही तड़प उठा और मुझे लेने चला आया। मैंने अपने किए की अपनी भाभी से माफ़ी मांगी, मगर उन्होंने मुझे माफ़ तो नहीं किया, मगर मुझे कुछ कहा भी नहीं और घर वापस आ गई। इस बात पर मैं अपने घर वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार थी। मेरी वजह से मेरे भाई और भाभी में झगड़ा हुआ था। मेरा भाई अपनी पत्नी को मनाकर घर ले आया था। मैं भी अपने पति के पास आ गई और सास की बहुत ज़्यादा सेवा करती हूँ और उन्हें हिलकर पानी भी नहीं पीने देती हूँ। आज मेरा पति भी मेरी बहुत कदर करता है। मैं उस तकलीफ़ भरी रात को जब याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं अपने आप को गुनहगार समझती हूँ। मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं अपने पति को दूसरी शादी के बारे में बता दूं? उस रात वाली घटना के बारे में सारी बातें बता दूं तो क्या मेरा पहला पति मुझे पहले की तरह प्यार करेगा या फिर मुझे छोड़ देगा? मैं इस झूठ के घुटन से बाहर निकलना चाहती हूँ और आप लोगों से ये सलाह लेना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे तो मेरा पति सर आंखों पर मुझे रखता है, क्योंकि उसे सच्चाई नहीं मालूम। मेरी माँ कहती है कभी तुम उसे सच्चाई ना बताना, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ देगा और मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप लोगों की सलाह की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अब सच्चाई के साथ अपना पूरा जीवन बिताना है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।